Yeah, myself Dr. Lalit Gupta, cardiologist in Kailash Hospital, Noida, Sector 27. So today we will talk about the heart. सबसे पहली चीज दिल जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है. इट्स नॉट लाइक ए पोइट्री एंड पोइट थिंग कि भी जो कवियों का जो दिल होता है ना कि भी मेरा दिल नाजुक है, मेरा ये है. दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग, नॉट लाइक दैट. इट्स ए मस्कुलर ऑर्गन. नेक्स्ट शुरू करते हैं. हाँ, थोड़ा सा वैसे लोगों को ना पहले थोड़ा सा फील कर दे रही जिससे कि और अच्छे से चीजें आप समझ में आ जाए. 20 साल से इस फील्ड में है तो ये समझ लीजिए हार्ट ना अंदर से कैसा दिखता है सर को वो भी सारी चीजें पता है. ये हाँ वो डेली के रूटीन में पता नहीं डेली के कितने हार्ट अटैक आज के टाइम में एक कॉमन वो चीज़ है. तो जो एंजियोप्लास्टिक अपने बाईपास सर्जरी और ये सब चीज़ें रोज के काम है वो लोग तो ये सोचते हैं. जो एंजियोप्लास्टिक होती है कभी कभी किसी का हमारे फैमिली में भी किसी को कुछ हो ना तो कहते हैं ये तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम वाली चीज़ हो गई है कि बस हुई और 2 घंटे में घर में वापस गए तो ऐसे वाली चीज़ है. तो इन लोगों के लिए तो ये सीरियस चीज़ है नहीं, हम लोगों के लिए बहुत सीरियस चीज़ होती है. तो आप लोग आज पूरी तरीके से आप लोगों के भी जितने डाउट हो जिसके पास नोट्स ना हो तो नोट्स भी अपने बना लें क्योंकि हाँ अच्छा वो वाली मैं घर से रखी हुई है कितना अच्छे से. तो आप लोगों से वो अपने आप लोग जो भी क्लाइंट को डील कर रहे हैं अगर उससे रिलेटेड या अगर हार्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई इंक्वायरी हो आप सर से पूछ सकते हैं. सर लगभग 18 साल से कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में वहाँ पर एज अ कार्डियोलॉजिस्ट कर रहे हैं. एंड कृष्णा नगर में आनंदपुर अगर चैरिटेबल किसी को पता है तो वहाँ पर सर ईको देखते हैं डेली की. आई थिंक 25-30 ईको डेली की करते हैं. डेली 25-30 ईको जो होती है वो 2 मिनट लगती है. तो वो ईको वाला डिपार्टमेंट पूरा सर संभालते हैं वहाँ पर. तो चीज़ें ये हो रही है. तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ सर का था इंट्रो. बाकी आप लोगों को इससे रिलेटेड हार्ट से अभी सर बताएंगे क्या चीज़ होती है हार्ट कैसे कैसे क्या क्या चीज़ के लिए किसी भी तरीके का कहीं भी डाउट लगे कुछ तो सर से कोई भी क्वेश्चन एनीथिंग. क्योंकि देखो सर ना एज अ बीइंग डॉक्टर है नॉट अ टीचर. ठीक है तो वो पेशेंट ट्रीट करने वाली कहानी अलग है. पेशेंट को पूरी सब चीज़ें हो रही होती हैं आप लोगों को करना है चीज़ों के लिए. हाँ क्योंकि आई थिंक वो अच्छे से आपको बता पाएंगे बशर्ते कि वो खुद बताएंगे कि आप लोग कोई क्वेरीज करोगे क्योंकि मैं बताइएगा वो प्रैक्टिस में मतलब कोई ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी में टीचर के लिए तो आपको अगर जो भी चीज़ लगे बैठे इसीलिए मन की कोई भी क्वेरी हार्ट से रिलेटेड हार्ट डिजीज से रिलेटेड डिस्कस हो रहा है. ठीक है ना. बेसिकली हार्ट का सब जस्ट मस्कुलर ऑर्गन एंड फंक्शन क्या है मेनली कि भी पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन देना, ब्लड पंप करके न्यूट्रिशन पहुंचाना अपना ना. इट्स ब्लड हार्ट एंड ब्लड वेसल दिस इज द टोटल कंपोजिशन. एंड जो मैंने बताया कि भाई सब पूरी बॉडी को अपना सारा न्यूट्रिशन पहुंचाना सारे ऑर्गन्स के लिए. एंड convey media is liquid in form of blood which flow in close to blood system, that is the arteries and veins. And a function that is transport nutrition, hormones, remove waste product by urine, gas exchange जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई ऑक्सीजन ऑर्गन्स को देना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना वो सारा प्रोसेस जो है वो ब्लड के थ्रू होता है. ब्लड पंप हार्ट करता है अपना. अब ये 3 कंपोनेंट हमने बता दिए कि ब्लड हार्ट पंप करेगा ब्लड को और बाहर ब्लड वेसल्स जाएंगे अब अपना. तो अच्छा ब्लड में हमारे पास 3 तरह की सेल होती है. एवरीबॉडी नो आई थिंक रेड सेल, व्हाइट सेल एंड प्लाज्मा थ्रोम्बोसाइट्स जो प्लेटलेट जिनको बोलते हैं हम प्लेटलेट कम हो गया दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स. एंड अब हार्ट है क्या मस्कुलर ऑर्गन है. इसमें 4 चैम्बर हैं बेसिकली, 2 लेफ्ट साइड में 2 राइट साइड में. एट्रिया एंड वेंट्रिकल, 2 वेंट्रिकल एंड 2 एट्रिया. राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल is receiving blood from the body and left atria left ventricle supply to the body.
एंड कनेक्शन इन बिटवीन दिस आर द पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा पहले पोजीशन बताएंगे, पोजीशन हम अपनी फिस्ट बनाएंगे और ये अपने स्टर्नम पर रखेंगे ये फिस्ट, दिस इज आवर हार्ट पोजीशन। ये फिस्ट जो है बिल्कुल स्टर्नम पर रखना बीच में, ये जो बीच वाली हड्डी है इस पे ये चैनल हमारा यहाँ पे स्टर्नम पे आएगा ये, दिस इज, और ये जो लोअर एंड है इसका स्टर्नम का लोअर एंड है, इस लोअर एंड पे ये रखेंगे, दिस इज आवर हार्ट, ये हमारे हार्ट की पोजीशन है। लोकेशन ये सुपीरियर सरफेस ऑफ, ये नीचे डायफ्राम होता है चेस्ट को और एब्डोमेन को अलग करने के लिए डायफ्राम होता है, तो जस्ट डायफ्राम के ऊपर होता है। लेफ्ट टू द मिड लाइन, ये मिड लाइन होगी हमारी, तो इससे लेफ्ट हो गया, एंड एंटीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम एंड पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। तो लंग्स के जैसे ये हमने हार्ट रखा, यहाँ ये लंग्स आ गया, पीछे अपना वर्टिब्रल कॉलम है जो हमारी स्पाइन बोन होती है, ये इस तरीके से ये पोजीशन पड़ी होती है हार्ट की हमारी। तो ये पिक्चर व्यू दिखाएंगे इसका, ये वाला अपना, ये हार्ट को हमने ओपन कर दिया, इसमें भी ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में ये पिंक साइड जो दिख रही है जो लेफ्ट सिस्टम है, ब्लू सिस्टम जो दिख रहा है दिस इज राइट सिस्टम। राइट ब्लू इसलिए दिख रहा है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है हार्ट के अंदर, और इसके थ्रू लंग्स में जा रहा है पहले ब्लड, वहां पे प्योरीफाई होता है लंग्स से, और लंग्स से प्योरीफाई होके लेफ्ट हार्ट में आ जाएगा, यहाँ पे पिंक हो गया, ये क्लीन ब्लड हो गया अपना, तो ये क्लीन ब्लड पूरी बॉडी में विद न्यूट्रिएंट्स सप्लाई दे रहा है जाके अपना। अब हम फंक्शन में फिर वही बात है अभी हमारी कि ब्लड प्रेशर जनरेट करना है, रूटीन ब्लड, कभी ब्लड आगे कैसे जाना है, हार्ट हमारा जो अभी बताया मैंने कि पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन फ्रॉम द लेफ्ट हार्ट एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन फ्रॉम द राइट हार्ट, राइट दैट इज ब्लू पार्ट जो मैंने अभी ये दिखा ना, ये दिस वन द ब्लू पार्ट, दिस इज राइट हार्ट, दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, and pink one it is a systemic circulation है ना। एंड हार्ट का मेन काम एक तो ये सर्कुलेशन का होगा, दूसरा कि भी एंश्योरिंग वन वे ब्लड फ्लो, कि भी एक तरफ जाना वापस बैक फ्लो नहीं आना है, जिससे कि हमारी बॉडी का सिस्टम मेंटेन रहा है। और इस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, हार्ट वाल्व हो सकता है, ये 4 वाल्व होते हैं हार्ट में जो इस चीज को एंश्योर करते हैं कि बंद हो जाएगा, बॉल खुला ब्लड गया, बॉल बंद, बॉल खुला, ये हमारा जो सिस्टम चलेगा वो बताते हैं आगे है ना। एंड चेंज इन कॉन्ट्रैक्शन रेट एंड फोर्स मैच, ये भी हार्ट का मेन फंक्शन यही है कि इसको मैच करके चले, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस तरीके से मेंटेन करके चीजों को। ब्लड बेसिकली मेन काम क्या है कि हमें ब्लड को आगे पहुंचाना है पूरी बॉडी, दिस इज द ओनली द फंक्शन ऑफ द हार्ट, और ये सारे उसके कंपोनेंट हो जाते हैं। अब ब्लड वेसल्स की हम बात करते हैं तो ब्लड वेसल हमें 3 तरह की होती है, आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को लेके आती है, एंड कैपिलरीज जो एंड ऑर्गन्स में जाती हैं, अपने ऑर्गन के एंड पार्ट पे जाके थिन बिल्कुल हेयर लाइक वेसल्स होती है, वहां अपनी पहुंच जाती है। ये आर्टरीज की स्ट्रक्चर होगी हमारी, एंड दिस इज द कैपिलरीज जो एंड ऑर्गन में जाके इस तरीके का वो बना लेंगे, एंड दीज आर द वेन्स जो हम बोलते हैं ना, बारिकोज वेन सुना होगा सबने के, बारिकोज वेन, तो पैरों में जब वो वेन्स फूल जाती है वो उनकी कंपिटेंसी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लड फ्लो नहीं पहुंचा पाती हार्ट तक, तो वो ब्लड वहां पर इकट्ठा होने लगता है, एंड दीज आर कॉल्ड वारिकोसिस वेन। यस डेफिनेटली, वो तो पार्ट कंपोनेंट तो हार्ट का ही है ना, सारा सिस्टम तो वही है ना। अब ये हम बात करते हैं सर्कुलेशन की, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया जो पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या गंदा खून है जैसे बोलते हैं, वो सारा कलेक्ट करके राइट हार्ट में आएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में लंग में गैस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन जब हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो वो एक्सचेंज होता है ब्लड का इन कैपिलरीज इन द लंग्स, वो एक्सचेंज करके ऑक्सीजनेटेड होगा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड होकर राइट लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से
लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बाया आयोटा पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा, है ना। इसके बाद हार्ट को भी तो नरिशमेंट चाहिए, भाई वो काम कैसे करेगा, उसके लिए कॉर्नरी आर्टरीज होती है, जो मेन 3 आर्टरी बोली जाती है, कभी लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, राइट कॉर्नरी आर्टरी एंड सर्कमफ्लेक्स। जो मिडिल आर्टरी होती है दैट इज सर्कमफ्लेक्स। इसमें दिखाया हुआ है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो बीच में दिखा रखी है, ये बीच वाली जो है दिस इज सर्कमफ्लेक्स, दिस इज लेफ्ट आर्टरी जो 70% हार्ट सप्लाई करती है, एंड दिस इज राइट कॉर्नरी आर्टरी, एंड अदर आज द ब्रांचेज के भी ये पूरे हार्ट को सप्लाई करने के लिए उसकी ब्रांचेज हो जाती है। ये पोर्टल सर्कुलेशन जो लिवर में हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन चलता है, दिस इज कॉल्ड पोर्टल सर्कुलेशन। वहां पे जो सारा एक्सचेंज करना है न्यूट्रिएंट का, क्योंकि ऑल नो के लिवर इज ए पावर हाउस, वहां पे सारा कुछ अपना कलेक्शन भी हो रहा है एंड वहां से सारे न्यूट्रिएंट्स निकल के अपनी बॉडी को सप्लाई हो रहे हैं सारे। अब क्या क्या बीमारियां हमारी हो सकती है, कभी ब्लड प्रेशर हो गया, स्ट्रोक हो गए, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई। एथेरोस्क्लेरोसिस नोज एनीवन? एथेरोस्क्लेरोसिस कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाना, आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो जाते हैं उसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। एन्यूरिज्म, कहीं भी आर्टरी फूल गई कहीं से, जैसे बैलून नहीं फूला और एक तरफ से साइड से कोई बैलून फूल गया, ये आर्टरी जा रही है यहाँ से साइड से फूल गई, दैट इज एन्यूरिज्म। दिस इज आल्सो ए डिजीज, है ना। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो हम हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं उस तरह कि भाई किसी भी आर्टरी में इन तीनों जो चारों पांच तीनों आर्टरी हमारी ये वाली, इनमें कहीं भी कोई ब्लॉकेज आ जाती है, कहीं ये कोलेस्ट्रॉल जाकर जम गया, उसने इसको ब्लॉक कर दिया, तो दिस इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है कि मिसमैच ऑफ द सप्लाई, एक बॉडी को कितनी डिमांड है और हार्ट कितना पंप कर रहा है, और जब भी ये मिसमैच क्रिएट होगा तो पेशेंट वेंट इनटू हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। लाइक कभी बॉडी हमारी सपोज के 60 kg की एंड वी आर रनिंग, बट हार्ट किसी भी वजह से वीक हो गया, नॉट एबल टू सप्लाई एज मच रिक्वायर्ड टू द बॉडी, तो आपको ब्रीदिंग डिस्ट्रेस होगा, आपकी स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। बाकी ये एनीमिया, हीमोफीलिया, लिपिमिया, ये ब्लड की डिजीज है, इनकी वजह से भी हार्ट सफर करता है कि अगर हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम है तो हार्ट बॉडी को मेंटेन करने के लिए ज्यादा जोर से और ज्यादा बार मैनी टाइम्स वो जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वो हार्ट फेलियर के फीचर प्रेडिक्ट करेगा। भी बॉडी को हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है 70 टाइम्स इन ए मिनट, लेकिन बिकॉज ऑफ द लो हीमोग्लोबिन हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 100 टाइम, 120 टाइम्स, तो वो वहां फिर मिसमैच क्रिएट होगा तो फिर हार्ट फेलियर के सिम्टम, ये सांस फूल रही है, स्वेलिंग आ रही है, एनीमिया के चलते भी ये चीजें आती है अपनी। अब वही एक जो मेन बात है, अभी हम बात कर रहे थे कि भी ये हार्ट डिजीज इज नॉट नाउ इट इज नॉट ए ओल्ड मैन डिजीज, यंगस्टर आर वेरी मच अफेक्टिंग विद बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल। अब हमारे यहाँ के रिकॉर्ड एक सेंटर का मैं अपना बोल रहा हूँ, अपने सेंटर का, कि हर महीने 7 से 8 बच्चे लेस देन 35 ईयर एज गेटिंग हार्ट अटैक। दिस इज द ओनली वन सेंटर, और दिल्ली एनसीआर में ऐसे लगभग 200 सेंटर जहाँ पे हार्ट अटैक की पेशेंट आ रहे हैं, और यहाँ पे एंजियोप्लास्टी वगैरह एंजियोग्राफी हो रही है। तो आज मतलब 1600 बच्चे हर महीने हार्ट अटैक की डिजीज में सिर्फ दिल्ली एनसीआर में, तो दिस इज वेरी वेरी बिग नंबर बच्चों के लिए। पहले तो यही होता था ना भाई हार्ट डिजीज है भाई 60-70 साल के आदमी को हो रही है, लेकिन अभी सारा सिनेरियो आफ्टर कोविड इट्स वेरी मच अफेक्टेड। अब हार्ट रेट और बीपी के लिए हमारे जो फैक्टर्स हैं, जो जिसकी वजह से हमारी हार्ट रेट बढ़ सकती है, कम हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है, कम हो सकता है, ये सारे फैक्टर्स हैं लाइक नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, आप किस पोजीशन में हो, आप सेडेंटरी पोजीशन में रहते हो सारे दिन, एक्सरसाइज, आप ओवर एक्सरसाइज कर रहे हो या आप लिमिट कर रहे हो, तो आपकी चीजें मेंटेन हो रही है। इमोशनल स्टेज इज ए वेरी मच फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज।
एंड जेंडर डेफिनेटली भी, आज भी लिटरेचर यही कहते हैं कि भी अगर हम मेल और फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल आर लेस अफेक्टेड इन द मोमेंट ऑफ मेनोपॉज देन मेल, और आफ्टर मेनोपॉज बोथ आर द इक्वल। हाँ हाँ क्वेश्चन है सर, ये क्या सर ये बीमारी जो हार्ट की बीमारी है ये जेनेटिक भी हो सकती है? वन फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर है, सर उसका एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है? बिल्कुल। भाई अब जैसे हम दिल्ली में सरवाइव कर रहे हैं, है ना, एंड वी आर लिविंग स्टैंडर्ड जो भी है हमारा, जो जितना भी अच्छा है जितना भी खराब है, बट दिल्ली के एटमोसफियर रह रहे हैं जहाँ पे परसिस्टेंटली AQI हमारा 350-400 रहता है, तो दिस इज डेफिनेटली अफेक्टिंग लंग्स, हार्ट, एवरीथिंग, और इसी वजह से बीमारियां हमारी बढ़ रही हैं। और जिस तरीके का सिनेरियो दिल्ली का चल रहा है 2050 में आप देखोगे हर तीसरा बंदा लंग कैंसर का मरीज है। अगले 25-30 साल में ये स्टेटस हो जाएगा दिल्ली का। हाँ, वो डिजीज बढ़ेगा ही, क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन लंग्स में जाएगा अब, तो अल्टीमेटली डिजीज तो क्रिएट होंगी ना। इसके बचाव क्या कर सकते हैं? इसके लिए वो हेल्दी लाइफ स्टाइल है जो मैक्सिमम कर सकते हैं अपना। कभी आप जिस एटमोसफेयर में रह रहे हैं भाई, बाहर अपना निकल रहे हैं आप मास्क वगैरह से निकले, घर में आप प्योरीफायर के हिसाब से चीजें मेंटेन करें, कभी चाहे नेचुरल चीजें, चाहे ये एयर प्योरीफायर वगैरह, ये सब चीजें इनको रखें, और बाहर जब भी निकलें तो आप अच्छे मास्क वगैरह लगा कर निकलिए। कौन सी क्वालिटी का होता है? ये N95 ही बोलते हैं हम लोग तो अपना, N95 इज द बेस्ट थिंग, कि आप कम से कम जो माइक्रो पार्टिकल्स है वो भी हमारे उससे रुकते हैं ना N95 से। और जो जनरल मास्क होते हैं अपने ये ग्रीन वाले थे, तो जस्ट ऑर्डर आप कह सकते हो, स्मेल को जरूर वो दूर करेगा, बट प्रोटेक्शन के नाम पे नहीं। अब ब्लड प्रेशर हमारा जो जनरेट होता है उसके लिए हमारे पास 3-4 फैक्टर होते हैं बेसिकली। स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, हार्ट एक बार में जितना ब्लड पंप कर रहा है एक कॉन्ट्रैक्शन के साथ, एक बीट आई, इस बीट पे कितना ब्लड उसने पंप किया, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। वो ब्लड प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आपकी हार्ट रेट कितनी, वो रेस्पॉन्सिबल होगी। पेरिफेरल रेसिस्टेंस, पेरिफेरल रेसिस्टेंस क्या है, हमारी बॉडी का आउटर का जो, सपोज कि हम ठंड में है, बहुत कोल्ड वाला है, तो हमारी आर्टरीज वेसल जो पेरिफेरल वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वो सब सिकुड़ जाएंगी, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आप बहुत ज्यादा गर्मी में तो वो सब फैल जाएगा। आप रिलैक्सिंग स्वेटिंग होने लगती है ना बॉडी की, अब गर्मी में हो, तो उससे दैट इज बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ द वेसल्स एंड इलास्टिसिटी। डेफिनेटली कभी एओर्टा है हमारा एंड आर्टरीज है, अगर सपोज एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई, उसमें आपके कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग गया किसी भी वजह से, तो वो उनकी इलास्टिसिटी हैम्पर्ड करेगी, और जब इलास्टिसिटी हैम्पर्ड करेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी वो, क्योंकि वेसल्स आर नॉट इन दैट मैनर विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। तो ये आपके योगा के आसन हैं ध्यान रखने के लिए। जैसे आप प्राणायाम वगैरह ये करती हैं, ये सब चीजें हम रेगुलर करते हैं तो हमारे लंग्स ऑटोमेटिकली क्लीन होंगे। यस यस मतलब इससे वो जगह को फर्क पड़ेगा और हमारे हार्ट पे भी। यस डेफिनेटली हार्ट हमारा हेल्दी होगा डेफिनेटली। और मैं प्राणायाम के लिए तो सबके लिए बोलता हूँ, अपने सारे मरीजों को भी 5 प्राणायाम करने। डॉक्टर ने डीप स्लीप में तो सोना मना किया है, बहुत डीप स्लीप आप सो लेना और स्लीपिंग टू ऑक्सीजन के साथ में वो रखना। एक्चुअली क्या हो रहा है कि एक तो हीमोग्लोबिन कम है, उसकी वजह से हार्ट फेलियर के सिम्टम डेवलप हो रहे हैं। अब वो क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है तो हमारी इम्यूनिटी भी वीक है। इम्यूनिटी वीक है तो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो निमोनिया के पैच आए तो वो उस पर सुपर इम्पोज होगा, दैट इज द सुपर इम्पोज ना, और उसकी वजह से चीजें हमारी और क्रिटिकल होगी। बचे सिर्फ अकेला हार्ट फेलियर होता है, दैट कैन बी मेंटेन विद दैट डाययूरेटिक्स एंड ऑल, प्रीलोड और आफ्टर लोड कम करके अपना। लेकिन साथ में निमोनिया भी हो गया तो फिर वहां पे हमें एंटीबायोटिक वगैरह का भी कवरेज रखना पड़ेगा। वो डिपेंड करते हैं कि एज क्या है, कितनी सीवियरिटी कितनी है डिजीज की।
अब तो दैट इज अल्टीमेटली कि भाई इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, यंग बॉडी एंड ओल्ड बॉडी ये डिफरेंसेस आएंगे आएंगे। जो हम जैसे डेली प्रैक्टिस में देखते हैं कि भाई जो यंग फेलो आते हैं 40-50 साल के, वो बहुत जल्दी हमारे ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड करते हैं, और जो 70-80 साल के आते हैं उनको 3-3 दिन लग जाते हैं रेस्पॉन्ड करने में, कई बार रेस्पॉन्ड भी नहीं करते। तो हार्ट फेलियर का ये है। अब मैं स्लाइड इसीलिए कब बना के लाया हूँ, आई वांट टू डिस्कस। सो कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, निकालो अपना, वी विल डिस्कस ऑन दैट। इसलिए मैंने स्लाइड जो है बहुत कम ही बनाई कि बस एक आउटलाइन दे दूं मैं कि भाई हार्ट क्या है क्या नहीं है, उसके बाद सारा हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन करो अपने अपने सब, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन। बोलो। आफ्टर माय प्रेगनेंसी आई गॉट सम तो क्या मेरा ब्लड चेक ऐसे नॉर्मल करा तो मेरा पल्स रेट ऑलवेज अबव 100 रहता था, बट अभी थोड़ा सा प्राणायाम मैंने थोड़ा सा उसमें आई तो मैंने रिसेंटली चेक करा तो इट कम्स टू नाउ 80, बट कोई अगर मतलब पल्स रेट ऑलवेज इतना रहता है 100 अबव तो कैसे इफेक्ट वो हार्ट को बहुत हार्ट रेट ज़्यादा होगी तो बीपी भी बढ़ेगा। एक आपकी कंडीशन में बीपी नॉर्मल आता था पल्स वो हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा, हीमोग्लोबिन वो सेकेंडरी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हार्ट को क्यों ज़्यादा कम करना पड़ेगा। उसके लिए हार्मोन फैक्टर हो सकते हैं, थायराइड के पेशेंट होते हैं उनके से ये चीज़ होती है। एनीमिया जो मेन रीजन है, हीमोग्लोबिन कम होगा तो हार्ट रेट ज़्यादा है कि जब भी हीमोग्लोबिन कम हो, क्योंकि बॉडी रिजर्व में चलेगी। जब रिजर्व में गाड़ी होगी आपकी तो वो धुआं छोड़ेगी। इस सिंपल सा कंसेप्ट। वो एनीमिया इज मेन फैक्टर कि भाई इस तरह के हार्ट रेट बढ़ना, हार्ट फेलियर में जाना, स्वेलिंग आना। जनरल पब्लिक में ये जो जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता, कभी मेरा दिल तो ठीक है फिर भी मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, कभी क्योंकि उसके हीमोग्लोबिन नहीं है या थायराइड का इश्यू है उसके संगत, और अदर हार्मोनल इश्यूज हैं, तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी फैक्टर होते हैं। क्या चीज? कोलेस्ट्रॉल बेसिकली इट्स अ नीड ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स हैं हमारे, जो मेन 9 हार्मोन्स होते हैं, उन सबको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए है ना। और तो वो बॉडी ऑटोमेटिकली बाय लिवर वो जनरेट करती है। आप खाओ कोलेस्ट्रॉल, आप घी खाओ नहीं खाओ, लेकिन बॉडी वो बनाएगी जितने हार्मोन्स के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड वो तो हमारी बॉडी बना रही है, लेकिन हम ऊपर से लेते हैं कि नहीं जी बटर चिकन आना चाहिए आज, या छोले भटूरे खाऊंगा मैं, और आपकी डेली हैबिट होगी कि इस तरह की फूड हैबिट्स आती है। तो जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जा रहा है, अब लिवर में तो जितने बॉडी को रिक्वायरमेंट बना लिया, अब जो एक्स्ट्रा है तो वो फिर ब्लड में जा रहा है वापस, तो वो कहीं ना कहीं जहां भी आपको कोई इमोशनल स्ट्रेस हुआ, आपका एग्जर्शन हुआ, कोई भी आर्टरी में कहीं छोटा मोटा डिफेक्ट आया, वहां पे जाके वो चिपक गया, और धीरे धीरे वो इकट्ठा होता रहेगा, और एक दिन जाके वो 100% होगा, दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। एक दिन का प्रोसेस नहीं होता हार्ट अटैक, कभी भी हमें पता नहीं होता है भाई, वो धीरे धीरे जाके वो जा रहा है। कभी जैसे भाई आप एकदम से सपोज कि आप ड्राइव कर रहे हो, एकदम से कोई आपके आगे आ गया, आपने एकदम ब्रेक लगाई तो आपको एकदम खुद को भी झटका लगता है, एकदम धड़कन बढ़ जाती है तो बच गया। लेकिन उस धड़कन बढ़ने में क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज हैं दे आर सफरिंग, इवन कॉर्नरी आर्टरीज से लेके और जो पूरी बॉडी की आर्टरी, तो कहीं भी हल्का सा उसमें कोई डिफेक्ट आया आर्टरी में, जो उसकी जो लेयर दिखाई ना 3 आर्टरी की, जो ये 3 लेयर होती है हमारी, तो इसमें कहीं भी कोई डिफेक्ट आया आर्टरी में, तो उस वो डिफेक्ट बना वहां पे जाके कोलेस्ट्रॉल चिपक जाएगा। जैसे उसे जगह मिलेगी और कोलेस्ट्रॉल जाके चिपक जाएगा, और वो धीरे धीरे वहां पे कलेक्शन होता रहेगा एंड अल्टीमेटली लैंड अप विद द हार्ट अटैक। जब जिस दिन वो 100% हो जाएगा, या फिर वो वहां से उखड़ के और पतली आर्टरी में चला गया। जैसे ये है हमारी ये कोरोनरी आर्टरी, ये है ना, इसमें जो मेन आर्टरी है ये तो मोटी मोटी दिख रही है, अब जो शेड में दिख रही है वो पतली आर्टरी है, आगे जाकर पतली हो जाती है। अब वहां पे कोई क्लॉट बना,
या कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ, कोई स्ट्रेस आया किसी तरीके का, वो वहां से उखड़ के वो पतली वाली आर्टरी में जाकर फंस गया, वो उसने बंद कर दी, दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। कम करने का लाइफ स्टाइल कि फिजिकल वर्कआउट, वो हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे कि भाई जितना आपने खाया है ना बिस्तर में जाने से पहले उसको जला दो। मेरे दादा भी ये बोला करते थे कि भाई अगर फिट रहना है तो सबसे पहला फंडा यही है कि सारे दिन जो भी आपने खाया, कुछ भी खाया XYZ, बट बिफोर गोइंग टू द बेड आप उसको बंद करो, उतनी कैलोरी जितनी खाई है आप उतनी कैलोरी जब बंद करो तो बॉडी नॉर्मल रह जाएगी, मेंटेन करेगी चीजें। एक्सरसाइज, ये मेन एक्सरसाइज, वॉक अपना। मैं इसलिए वॉक बोला ना मैंने साथ में, वॉक करने की। हाँ, नॉर्मल वॉक करो अपना। जैसे मैं कितनी बार कोशिश करता हूँ कि भाई मैं रात को आता हूँ हॉस्पिटल में, नहीं खाता खाना, तो मैं नाइट का खाना स्किप कर देता हूँ, सिर्फ दूध पिया 1 गिलास, उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी टहले, अपना सोसाइटी में वॉक किया, अपना जाकर सो गए अपना। यस यस, एटलीस्ट 2 आवर, एटलीस्ट 2 आवर का गैप होना चाहिए आपके बेड और डिनर के टाइम में, एटलीस्ट 2 आवर्स। स्ट्रेस मैंने बताया ना, वो स्ट्रेस, हाँ कोई भी स्ट्रेस होगा डेफिनेटली सबसे पहले वही चीज मैं बताया, आपको स्ट्रेस आया कोई भी, एक जैसे मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया, कोई भी स्ट्रेस आया तो एकदम से आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, और हार्ट रेट बढ़ेगी तो ब्लड फ्लो भी उसी स्पीड से बढ़ेगा, और ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो इंटीमा लेयर है इसकी वो इंजर्ड होगी। जो इंटीमा लेयर है, टुंडिका मीडिया हो गई, टुंडिका इंटीमा, ये इंजर्ड होगी कहीं ना कहीं, ये इंजर्ड होगी तो यहाँ पे प्लेटलेट जाके लगेंगी, चिपकेंगी जाके, कोलेस्ट्रॉल जाके चुके, जो भी बैड प्रोडक्ट है वो यहाँ पे जाके रुकेंगे, और वो रुकेंगे तो वो आर्टरी की इंटीग्रिटी खराब करेंगे, उसकी इलास्टिसिटी को खराब करेंगे, तो अल्टीमेटली डिजीज क्रिएट होंगे। स्ट्रेस इज द मेन फैक्टर फॉर कार्डियक डिजीज, स्ट्रेस इज द मेन फैक्टर। स्ट्रेस हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गई, आपकी लाइफ स्टाइल होगी, आपकी फूड हैबिट्स होगी, दीज आर द मेन फैक्टर्स जो हार्ट डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल। अब जो फैमिली का कहते हैं, फैमिली भाई डीएनए का अगर है आपका ऐसा कि भाई फैमिली में चली आ रही है, भाई कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या हार्ट डिजीज है या अपना कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो वो आएंगी। जैसे लाइक मेरा फैमिलियल ट्राइग्लिसरीमिया है, जो कोलेस्ट्रॉल के पार्ट होते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, टीजी टोटल कोलेस्ट्रॉल, एसडीएल कोलेस्ट्रॉल, तो जो टीजी वाला पार्ट है वो मेरी फैमिली में सबका ही बड़ा होता है, मेरा ही हमेशा बड़ा रहता है, मैं कितना भी कुछ भी खाऊं 300 के आसपास रहता ही रहता है। जेनेटिक, हाँ वो डीएनए जो है वो है, वो उससे तो जो जेनेटिक थ्योरी बोलते हैं ना, जेनेटिक थ्योरी तो है ही है कि भाई वो उसके लिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो तो आपके साथ आई। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि फूड हैबिट्स के, आप अपनी लाइफ स्टाइल it could be a part of genetic cure, बट मोस्टली आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर जेनेटिक भी है ना, बट आपकी लाइफ स्टाइल और फूड हैबिट से उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से उसे मैनेज कर सकते हैं कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अच्छा फूड ले रहे हैं, क्वालिटी फूड, हेल्दी फूड पॉइंट है ना। अब हेल्दी फूड में की डेफिनेशन क्या होती है, तो हेल्दी फूड में मेनली आपके आते हैं फ्रूट्स एंड सलाद, वो सबसे अच्छी चीज होती है, जितना ज्यादा आप ले सकते हो वो आपको खाना चाहिए, है ना। और बाकी ये कि भाई हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें अपनी अवॉइड करनी, वन से वाइल खा लिया ठीक है, बट ये नहीं कि आपकी रेगुलर हैबिट के भाई नहीं चल बर्गर खा के आते हैं, कि नहीं चल पिज्जा खा के आते हैं, वो रेगुलर हैबिट में नहीं होना चाहिए। उनका रीजन हो सकता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज का हो, उनका रीजन हो सकता है कि गैस्ट्रिक इश्यू हो उनके, तो वो इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हम इन सारी बीमारियों के लिए जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक तो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल हो गया, दूसरा फिर ईसीजी हो गई बेसिक इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद फिर इकोकार्डियोग्राफी हो गई अपना,
कि भाई हम उसमें हार्ट की जो एनाटॉमी है, जो हम अभी सारा डिस्कस कर रहे हैं, तो वो हम देख पाए कि सारे वॉल्व हमारे ठीक है नहीं है, हार्ट की वॉल जो है वो अपनी नॉर्मल है नहीं है, वो सारी चीजें हम अपना इकोकार्डियोग्राफी पे देखते हैं। तो कुड बी ए पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक इशू, अगर क्योंकि अगर हार्ट का इशू है तो लिम्का वगैरह से रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। हाँ, रिलैक्स करने से मिल सकता है, बट लिम्का वगैरह तो दैट इज द गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक जो हम बोलते हैं ना, डिस्पेप्सिया हो गया, तो उनको उस तरह की इशू होंगे, तो उन्हें थोड़ा सा वही फूड हैबिट चेंज करनी होगी अपनी, और क्वालिटी ऑफ वाटर वो बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारी लाइफ। क्वालिटी ऑफ वाटर कि हम किस क्वालिटी का वाटर, अब जो जनरल पब्लिक में भाई आरओ का पानी पियो, आरओ का पानी, वो सबसे ज्यादा खराब चीज है। नहीं, लेकिन वो आरओ वाटर जो है वो सबसे ज्यादा खराब होता है हमारी बॉडी के लिए। हमें अल्कलाइन वाटर लेना चाहिए मेन, क्योंकि आरओ वाटर में क्या है कि वो टीडीएस आपकी 30 कर देता है, 25 कर देता है आरओ वाटर, जबकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है टीडीएस के लिए 100 to 130, 140। 100 से नीचे तो जो किडनी वाले मरीज होते हैं, डायलिसिस वाले, उनके लिए रिकमेंड होता है बिलो 100 टीडीएस का वाटर। लेकिन एक फैशन चला हुआ है कि नहीं, आरओ वाटर पीना, तो सब हर जगह वो आरओ, इसलिए वो डिजीज बढ़ रही है। It could be a part of dyspepsia, it could be a part of heart disease और लंग डिजीज, तो वो इन्वेस्टिगेशन पे आप उसे निकाल पाओगे। हो सकता है जैसे आप बता दो ना, लिम्का वगैरह ली तो उनको रिलैक्स मिल जाता है, तो इट कुड बी पार्ट ऑफ एब्डोमेन, जो डिस्पेप्सिया बोलते हैं। तो और अदरवाइज में वही है कि लंग्स का और हार्ट का हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि भाई एटलीस्ट भी नो कि भाई वहाँ पे क्या स्टेटस है। वो अगर हम क्लियर नहीं करेंगे, पता चला हम डिस्पेप्सिया लेके चल रहे हैं और कल को वो क्रिटिकल कंडीशन में आ गई चीजें, तो इसलिए बोला जाता है कि भाई आफ्टर 40 आपको हर साल पूरा अपना एक बार इन्वेस्टिगेट करना पूरा जो हेल्थ चेकअप होता है। ओबेसिटी एक पार्ट होगा डेफिनेटली, बट अंडरलाइन क्या चल रहा है वो कैसे पता लगे। वो हम रोज ही ये फेस करते हैं ना, मरीज आते हैं हमारे पास कि जी कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, अब क्या हो गया एकदम से, ये भी आप तो ये भी कह रहे हो, वो भी कह रहे हो, इतनी सारी बीमारियां निकाल दी। तो एक्चुअली क्या होता है कि आदमी अपना चल रहा है, कोई इन्वेस्टिगेट कर नहीं रहा, तो उसे पता ही नहीं, और जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तब अंदर की सारी चीजें निकल के आती है कि भाई अंदर क्या क्या गड़बड़ चल कर रखी है सारी, तो वो इन्वेस्टिगेट होती है तब पता लगती है। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई हर साल एक अपना हेल्दी हार्ट पैकेज, कोई भी पैकेज है अपना एक जरूर कराना है। ये हर साल कराना है, हर साल कराना है, क्योंकि आफ्टर 40 इट शुड बी एवरी ईयर, है ना। और जब इस तरह की शिकायत बोल रहे हो, हो सकता है ये पार्ट खाली डिस्पेप्सिया ही हो, उससे ओबेसिटी हो, बट अंडरलाइन नहीं पता ना क्या, तो वो किसी दिन कैटास्ट्रॉफ में जाए, उससे बेटर है कि भाई अभी हम जैसे हम गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं, क्यों जरूरत है, गाड़ी तो बढ़िया चल रही है हमारी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ जी 12,000 किलोमीटर चल गई, सर्विस करा लो, क्यों जाते हैं, इसीलिए ना कि भाई सब चीज मेंटेन रहे। तो ये भी तो भगवान की बनाई हुई मशीन है ना भाई, गाड़ियां मैन मेड है, ये गॉड मेड है, बस इतना डिफरेंस है तो मशीन ही ये भी। तो मैं एक्सप्लेन यही करता हूँ अपने मरीजों को कि आप इसको बिल्कुल मशीन की तरह देखो, कुछ नहीं देखो, तो इसकी सर्विसिंग चाहिए हमें रेगुलर। तो बताओ हमारे बच्चे में ही आगे ट्रेनर आया नहीं है, उसके टीचर के साथ जो है मतलब कोई लैक ऑफ नॉलेज कि हार्ट अटैक चीज थी क्या, मतलब वो ये बता रहा है कि घर में वो आए थे पेन, शायद तो बाद में लोगों को पता चला कि पेन कहाँ होता है लेफ्ट साइड, वो होता तो वही सिस्टम थी लेकिन वो उन्हें लैक ऑफ नॉलेज नहीं पता था। अब वो जैसे ही फिर अपने ऑफिस से आके उनको थोड़ा नजर सबको पेशेंट एकदम घबराहट हो रही है और थोड़ा लग रहा है कि शायद गैस हो गई है, उनको लेकर नहीं गैस, तो उनकी वाइफ ने उनको कीमो डाल के दे दी, लेकिन वो कीमो की वजह से वो क्या हुआ क्या कहता है वो आप क्लियर कीजिएगा, इमीडिएट वो हार्ट अटैक की कहानी होगी, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचे,
अगर वो डेड है, अगर ही नाउ से 40 इयर्स के लेके आप सकते हैं कि ऐसे क्या मतलब उस टाइम अगर मैं क्या सिचुएशन होती है उस टाइम में डील क्या नहीं, इसके लिए सबसे मेन जो बात है वो यही है कि अगर कोई और डिजीज नहीं है और एनी पेन फ्रॉम umbilicus टू jaw, एनी पेन until unless it is proven otherwise कि भाई गैस का है कुछ है, तो हमें इमीडिएट उसको एज ए हार्ट प्रॉब्लम की तरह से डील करना चाहिए इमीडिएट। कोई भी दर्द है umbilicus से लेके jaw तक कहीं भी कोई दर्द आ रहा है और आपको पता है कि भाई गैस नहीं बन रही है, आपको कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आपको कोई ऐसा नहीं है कि बोन पेन हो रहा है या मस्कुलर, आप कोई एग्जर्ट नहीं किए हो कुछ भी आप रिलैक्स, लेकिन पेन हो रहा है, आपको स्वेटिंग हो रही है, आपको ब्रीदिंग ट्रबल लग रही है, तो इमीडिएट उस पे एज ए हार्ट प्रॉब्लम हमें डील करनी चाहिए। उसको इग्नोर नहीं कर, नॉर्मल निकल आएगा वेल एंड गुड, लेकिन उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और होता क्या कि जनरल पब्लिक का यही कंसेप्ट है कि वो अरे यार गैस बन रही होगी, इनो पी ले, कुछ नहीं, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा, मैंने इतना सारा खा लिया है उसमें ऐसा हो गया होगा, इस तरीके से इग्नोर करते हैं और अल्टीमेटली वो लैंड अप करते हैं तो क्रिटिकल कंडीशन में, या लैंड अप ही नहीं कर पाते जैसे बता रहे। तो इसके लिए सिंपल सा एक वर्ड है, एनी पेन फ्रॉम umbilicus टू jaw विच इज proven otherwise, कोई और आपको शिकायत नहीं है, लेट इट डील विद द हार्ट प्रॉब्लम। ये पेन लेफ्ट साइड वाला है, सारा कोई भी umbilicus से लेके jaw तक कोई भी, चाहे शोल्डर पेन हो रहा है, चाहे राइट शोल्डर पेन हो रहा है, इवन लेफ्ट ही नहीं, राइट शोल्डर पेन हो रहा है, आपको कोई पेट की बीमारी नहीं है, आपने कोई एब्जर्ट नहीं किया है, आपने कोई हाथ से इतना ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन दर्द हो रहा है, तो लेट डू द ईसीजी, नॉर्मली तो आ जाएगी, दैट इज ओके। जैसे एक गैस का पेन होता है वो पता चल जाता है, और अगर हमें कोई हिंदी का पेन होता ये पेन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, फियर टू डाई, सिंपल से एक ही डेफिनेशन जो बुक्स में बड़ा बड़ा सबसे पहली लाइन लिखी होती है, हार्ट अटैक का जो पेन होता है, फियर टू डाई, कुछ घुट रहा है, कुछ घुट रहा है, कुछ होने वाला है मुझे, बस ये वाली चीज आदमी के अंदर आती है। जैसे अभी मस्कुलर पेन आ जाता है यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले एक्स, वो उसको भी हमें दैट्स व्हाट आई टोल्ड ना कि प्रूव until unless it's proven otherwise, तो ये अदरवाइज में ये सारी चीज आ गई, कोई मस्कुलर हो गया, स्पाज्म हो गया है ना, या आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया, या आप बहुत देर 3-4 घंटे लैपटॉप पे बैठे रह गए तो सर्वाइकल बना, सर्वाइकल सेकंडों में आ गया। बिल्कुल, पूरी बॉडी मसल, अब ये पूरी चेस्ट वॉल है हमारी और हम ब्रीथ कर रहे हैं, बिना मसल्स के कैसे लंग्स अपने जो एक्सपेंड हो रहे हैं, क्योंकि ये चेस्ट वॉल में सारी मसल्स हैं, सब उसी से सारी जो वो रिब्स है हमारी, तो उसके सारे रिब मसल्स के साथ ही तो चल रही है। जो इट कुड बी ए पार्ट ऑफ मस्कुलर, जो आप बता रहे हो कुड बी ए पार्ट ऑफ मस्कुलर, क्योंकि हार्ट का पेन वो इतना समय नहीं देता आपको, तो जिस तरीके से आप पेन बता रहे हो और वो आता चले, इट्स कुड बी पार्ट ऑफ मस्कुलर पेन, दैट इज मस्कुलर पेन सिंपली, क्योंकि आपने ब्रीथ किया, आप चाहे ठंड लगने की वजह से, चाहे एग्जर्शन की वजह से, या कोई ऐसा आपने खा पी लिया, या आप एक ही करवट सो गए, तो जो चेस्ट की मसल्स है उनमें कहीं भी फैटिक आ गई, उनमें जब फैटिक आ गई तो आप ब्रीथ करोगे, वो जैसी मसल स्ट्रेच होंगी आपको पेन फील होगा। हाँ, वो जैसी मसल स्ट्रेच होगी ना तो वो वाला पेन होगा, तो कोई भी एनसाइड जो होते हैं वो ले लो, रिलैक्स हो जाता है, दैट इज नॉट कार्डियक पेन, दैट इज, वही एक लाइन हमेशा याद रखें, अनटिल प्रूवन अदरवाइज, तो ये सब चीज अदरवाइज में आ गई, कभी मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ इसलिए पेन हो रहा है, हार्ट का पेन कभी स्ट्रेच करने पर नहीं होगा, है ना, कोई अभी मसल स्पाज्म आ गया उससे हार्ट पेन ले लो, नहीं, आपको पता है कि भाई आपने अभी इतना वो काम किया, या एकदम आपने पोजीशन चेंज किया अपनी, उस वजह से मसल स्पाज्म हो गया,
नहीं, अगर वॉक करने पे और नॉर्मल रिलैक्सिंग पोजीशन में आप वॉक कर रहे हो अपना, क्योंकि वॉक करने के भी लोगों के बड़ी अलग अलग स्टाइल होते हैं। मैं रोज देखता हूँ सोसाइटी में, मैंने ये सर वॉक करने का कोई फायदा नहीं है, इसका और नुकसान कर रही है। तो आप रिलैक्सिंग में कर रहे हैं और चलने पे पेन हो रहा है तो डेफिनेटली इट शुड बी इन्वेस्टिगेट, कि चलने पे अगर पेन फील हो रहा है और उसमें मेन पॉइंट कि आप रिलैक्सिंग पोजीशन में कर रहे हैं, यानी आप स्टार बना लेना, भागा जा रहा हूँ भागा जा रहा हूँ, वो वाली में अगर पेन आ रहा है तो वो खुद भी पार्ट ऑफ मस्कुलर पेन। बट हाँ, रिलैक्सिंग पोजीशन में भी आपको पेन फील हो रहा है तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि भाई कार्डियक तो नहीं है। थोड़ा सा हार्ट प्रॉब्लम है, मतलब उसकी क्या पहले सिम्टम है, फील होता है हार्ट प्रॉब्लम है या क्या है? उसके लिए स्टार्टिंग फेज यही होती है कि भाई एक तो आपका जो रूटीन एक्टिविटी है दैट इज हैम्पर्ड, कि भाई आज आप 5 किलोमीटर वॉक करके आ रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कल आपको 1 किलोमीटर जाने में ही आपको डिफिकल्टी फील हो रही है। सबसे पहली चीज यही है। दूसरा कि भाई आप नॉर्मल बैठे हो फिर भी आपको घुटन फील हो रही है, आपको कोई चीज, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कुछ भी कि भाई जिससे ये पता लगे कि आप ओवर एग्जर्ट हो गए हो, लेकिन फिर भी आपको घुटन फील हो रही है, घुटन हो रही है कि भाई कुछ घुट रहा है, कुछ छाती जकड़ रही है, इस तरह की चीजें फील हो रही, तो ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कुड बी पार्ट ऑफ हार्ट डिजीज। वो कोलेस्ट्रॉल बताते जैसे ये एंटीमा है इसकी, ये इंजर्ड हुई, यहाँ पे प्लेटलेट जाके जमी, फिर धीरे जब ब्लड तो सर्कुलेट कर रहा है, वहां से कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होने लगा धीरे धीरे करके वो 100% पे चला गया या 80% पे चला गया, दैट हार्ट ब्लॉक, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। क्योंकि हार्ट ब्लॉकेज और कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज दोनों डिफरेंट चीज है। हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉक दोनों अलग चीज है। हार्ट अटैक तो ये कोरोनरी आर्टरी का हो गया, ब्लड का हो गया। हार्ट ब्लॉक जो है वो आपका कंडक्शन सिस्टम है, वो मैंने नहीं बताया, वो भी बता देता हूँ। बेसिकली हार्ट में ना जैसे ये हमारा पार्ट है, मैं और कौन सा ये वाले दिखाते हैं। ये हार्ट में हमारे 3-4 सिस्टम होते हैं बेसिकली। ऐसे नोड, जो ऐसे नोड हमारी राइट एट्रियम में होती है, इट्स ए काइंड ऑफ फाइबर, जो फाइबर्स होते हैं, यहाँ से ऑटोमेटिक पल्स जनरेट होती है, ऐसे नोड। उसके बाद एबी नोड होता है, तो यहाँ पे हमारा एट्रिया वेंट्रिकल का जंक्शन होता है, वहां पे एबी नोड होती है, तो ऐसे नोड से पल्स आएगी एबी नोड में। एबी नोड से फिर पुरकिंजे फाइबर निकल के जाएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, दैट इज द कंडक्शन सिस्टम। ऐसे नोड से पल्स चलेगी, एबी नोड पहुंची, एट्रिया कॉन्टेक्ट किया, एबी नोड पे पहुंचा, एबी नोड पे फिर कॉन्ट्रैक्शन आया वहां से, तो फिर इसने आगे पुरकिंजे फाइबर को करंट दिया तो वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट किया, तो इस तरह के रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन इनका चलता हो। अब इस सिस्टम में कहीं ब्लॉकेज आ जाता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट ब्लॉक। जब भी कंडक्शन सिस्टम कोई भी हमारा ब्लॉक होगा, जैसे कहते हैं ना उसका हार्ट ब्लॉक हो गया, उसको पेसमेकर लगा, दैट इज फॉर पेसमेकर। नहीं, स्टेंट इज ए हार्ट अटैक वाला पॉइंट, इसके लिए पेसमेकर लगाते हैं। हार्ट ब्लॉक जब भी होगा तो पेसमेकर लगे। एक डिवाइस होती है लाइक कंप्यूटर, छोटी सी डिवाइस बना, उसमें से 2 वायर निकलते हैं, वो प्रोग्राम किया होता है सॉफ्टवेयर से उसमें कि, और उसे वायर को लेके हम राइट एट्रियम में डाल देते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे चेस्ट में लगा के उसे फिट कर देते हैं, तो उससे सिल देते हैं, वो बॉडी में पड़ा रहता है। तो बॉडी की जैसे ही वो हार्ट ब्लॉक होगा तो वो जनरेट दे देगा पल्स, जो ऐसे नोड जो होती है हमारी, वहां से पल्स जनरेट नहीं हुई इसलिए हार्ट ब्लॉक हो गया। अब वो क्या करेगी मशीन, वहां पे ऐसे नोड पे वो वहां पे पल्स, आर्टिफिशियल पल्स दे देगी, तो हार्ट को पल्स मिल गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। तो ये पेसमेकर का काम होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ हार्ट ब्लॉक। तो दोनों बिल्कुल अलग चीज है, हार्ट ब्लॉक और हार्ट अटैक। हाँ, उसमें पेसमेकर में भी ना वैरायटी होती है। एक बेसिक पेसमेकर होता है, आप कुछ भी करो, कितना भी करो, वो 60 टाइम अपनी पल्स जनरेट करता रहेगा बस। उसे हमने ऐसा प्रोग्राम कर दिया तो वो हार्ट 60 पे हमने सेट कर दिया, तो 60 पे 70 पे की जितना भी हार्ट रेट हम सेटल करेंगे
उतनी बार वो राइट एट्रियम को पल्स देगा, राइट एट्रियम पल्स देगा तो बाकी आगे जनरेट हो जाएगी, वो ना कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रखेगा। एक पेसमेकर आते हैं कि रेट डिपेंडेंट होता है। स्टेंट इन द कॉर्नरी आर्टरी जो है ना, ये सारी आर्टरी जो है हमारी, ये कॉर्नरी आर्टरीज है ना, ये सब लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, राइट कॉर्नरी आर्टरी, ये सारी जो मार्जिनल आर्टरी होगी, पीएडी होगी, जो आर्टरी जो ब्लॉक हो गई है। हमारे पास रिकॉर्ड में 15-15 स्टेंट लगाए हुए हैं एक ही आदमी, पूरे मेटेलिक बाईपास किया हुआ सारी आर्टरी में, और 3-3, 4-4 सब में लगा दिए, पूरे मेटेलिक बाईपास हो गया। नहीं नहीं, बाईपास इज डिफरेंट एंटिटी। अब ये तो स्टैंड का पार्ट हो गया कि भैया बाईपास क्या कि भाई हमने दिल्ली हमें पार करना है तो हम बाईपास से निकल गए, तो क्या होता है कि सपोज इस आर्टरी में यहाँ पे ब्लॉकेज है ना, अब इसमें भी है, इस वाली आर्टरी में भी ब्लॉकेज है, और ये सर्कमफ्लेक्स में यहाँ भी ब्लॉक है, इन दोनों में यहाँ पे प्रोक्सिमली ब्लॉकेज है ये। अब ये क्योंकि तीनों आर्टरी में ब्लॉकेज है और मैं स्टेम नहीं डलवाना चाहता, तो उसके लिए फिर हम बाईपास करेंगे। बाईपास करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, पैर से आर्टरी निकालेंगे, वेन्स निकालते हैं, आर्टरी नहीं वेन्स लेते हैं, अपनी जो सेफेलस वेन होती है उसे लेते हैं, उससे यहाँ पे एओर्टा से सप्लाई आ रही है, ये इनको भी यहीं से ही सप्लाई आती है एओर्टा से, तो यहाँ पे बटन बनाएंगे, यहाँ पे अपना फिक्स करेंगे उन आर्टरी जो हमने पैर से निकाली है आर्टरी वेन्स, और उनको फिर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। या यहाँ तो ब्लॉकेज है लेकिन हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, इधर कनेक्ट कर दिया, इसके पीछे जाके यहाँ नीचे कनेक्ट कर दिया, इस पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो बाईपास बना दिए। तो भी यहाँ तो ब्लॉकेज भी जाम हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया यहाँ पे, तो अब हम सामने से निकल नहीं सकते, तो हम घूम के इधर से आ गया, दैट इज द बाईपास। वो ट्रैफिक जाम को बाईपास कर दिया हमने। हाँ, ब्रेन स्ट्रोक एक तो जो मैंने बताया ना एन्यूरिज्म वाला पार्ट जो है, एक कम गया, हाँ डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। नहीं पेनफुल नहीं होता कुछ भी, नहीं कुछ भी पेनफुल नहीं होता। वो सोशल स्टिग्मा बहुत सारे हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। हाँ वो कंजेनिटल का होता है। पहले इसका क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा बेटर है, तो उसमें क्या है कि आपका कंडीशन क्या है मरीज की, भाई डायबिटिक है पेशेंट, मल्टी आर्टरी ब्लॉकेज है, तीनों आर्टरी में ब्लॉकेज है, डायबिटिक है, 60, 50, 60s की उसकी एज है ना, तो बी बेटर टू गो फॉर बाईपास सर्जरी है ना। अब एक ही आर्टरी में ब्लॉकेज है तो उसके लिए पूरा हार्ट का खोल, बाईपास में तो हार्ट पूरा चेस्ट खोलेगा, मेजर सर्जरी होती है, तो एक आर्टरी में आप स्टेंट डाल के आ गए अपना। अब लेकिन आजकल क्या होता है, मरीज कहता है नहीं जी मुझे तो 3 दिन बाद काम पे जाना है, मुझे नहीं चेस्ट ओपन, क्योंकि बाईपास होगी तो लगभग 1 महीना पेशेंट को लग जाता है नॉर्मल रूटीन लाइफ आने में। तो बहुत से मरीज मना करते हैं कि नहीं जी आप तीनों में स्टेंट डाल दो, हमारे हमें नहीं जाना, हमें बाईपास नहीं कराना, हमें परसों ही जो हमारी फ्लाइट है, हमें काम पे जाना, वट एवर इज, तो वहां पे स्टेंट डालते हैं, तीनों आर्टरियों में भी डाल देते हैं। बट हाँ अगर डायबिटिक है, मल्टी आर्टरी ब्लॉकेज है ना, और एज 50-60 की रेंज में ही है, क्योंकि अभी उसके पास हम मान के चलते भाई 80 साल तो एज है ही है सबकी, तो 20 साल तो इट्स बेटर टू गो फॉर बाईपास। और अगर सिंगल आर्टरी ब्लॉकेज है या बाईपास की कंडीशन नहीं है, 70 मान लो 80 ईयर का मरीज आ गया हमारे पास है ना, अब उसके भी मल्टी आर्टरी ब्लॉकेज है, डायबिटिक भी है, अब उसे हीलिंग में प्रॉब्लम होगी बीइंग डायबिटिक पेशेंट एंड ओल्ड पेशेंट, तो उसे बाईपास सर्जरी वो कराएगा, उसे 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे नॉर्मल रिकवरी आने में, और हो सकता है तब भी ना रिकवर करे, जो हड्डी ना जोड़े ये स्टर्नम वाली मेन हड्डी, तो उस पेशेंट को फिर प्रेफरेंस देते हैं कि नहीं भी स्टेंट डलवा, आपने जो भी दे रहे 2, 4, 5 साल रहे वो अपना चलो मजे से, तो वो कंडीशन अप्लाई है सर। अब जो हार्ट छेद की बात करूं, दैट इज द कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मीन की पैदाइशी होते हैं, उसमें हमारे 3-4 तरह के छेद आते हैं। एक तो ये
इसमें दिखाता हूँ तुम्हें, कहूँगा ये फोटो करते हैं। अब ये हो गया इसमें ना, एक तो ये इंटर एट्रियम छेद होता है जिसे हम एएसडी बोलते हैं, एक इंटर वेंट्रिकुलर होता है तो उसे हम बीएसडी बोलते हैं, एक तो पीडीए होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी जो जा रही है लंग्स के लिए, ये आयोटा अपनी बॉडी में जा रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स के लिए जा रही है, तो ये आयोटा से कनेक्ट हो जाती है। छेद कंजेनाइटली होता है, पैदाइशी होता है बच्चे में, जब फॉर्मेशन हो रहा होता है ना बच्चे का, उस समय ये डिफेक्ट रह जाता है तो उसे हम पीडीए बोलते हैं। उसके बाद फिर ये आयोटा जा रहा है, ये आयोटा पैदाइशी कुछ बच्चों में यहाँ पे सिकुड़ जाता है तो उसे कोआर्क्टेशन बोलते हैं। तो इस तरीके के ये पैदाइशी होते हैं, और उसके अलावा फिर और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी का जो वॉल्व भी बंद हो गया, यहाँ छेद भी है ना, तो वो अपना बोल देते हैं, उसे टॉफ बोलते हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट करके डिजीज होती है वो बोलते हैं। तो और भी कई सारे होते हैं, ये कनेक्शन इनके एबनॉर्मल हो जाते हैं। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट हार्ट से अटैच हो गई, एओर्टा जो है राइट हार्ट से अटैच हो गया, ये भी मिलता है बच्चों में पैदाइशी जो है, ये चीजें मिलती हैं। नहीं, आजकल तो सबकी सर्जरी हो रही है एंड दे आर सर्वाइविंग वेल, सबकी सर्जरी हो रही है, सब अपने बढ़िया से ऑपरेशन होते हैं, दे आर डूइंग फाइन। कितने आते हैं बच्चे हमारे पास जो है और उनकी सर्जरी होती है। अभी मैंने अपने ब्रदर इन लॉ का बेटा था, उसके सन था, उसका करा, उसका तो ट्रैकिया ही अटैच नहीं था, जो ट्रैकिया जो हमारी ब्रीदिंग ये है ना, हमारा लंग्स के लिए जाता है ट्रैकिया जो बोलते हैं, उसका यही अटैच नहीं था और साथ में पीडीए भी था उसके, तो दोनों को ऑपरेशन करा एंड डूइंग फाइन, अपना बढ़िया एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं, इसी में करेक्शन करेंगे, दूसरा हार्ट कहाँ से आएगा। आजकल वो हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं, लेकिन इन चीजों के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती, और हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत ही रेयर लोगों को मिल पाते हैं, बहुत ही रेयर। अब अगर ऑल इंडिया में हम बात करें तो कितनी 1 लाख से ऊपर की वेटिंग चल रही है ऑल इंडिया में, हम करते हैं जो ऑल इंडिया हमारा एम्स जो है वहां पे होता है हार्ट ट्रांसप्लांट, 1 लाख से ऊपर की वेटिंग चल रही है वहाँ। क्या हाँ, पैदाइशी होते हैं, मैन मेड बच्चे के, लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि दिन भर डरने की बात नहीं है, आपको ये क्लियर नहीं कर पा रहे कि क्या सही में डरने की बात है या नहीं है, अगर होगा तो क्या उसका बढ़ेगा घटेगा कुछ पता है? कुछ मत डरो, रिलैक्स, पैदा हो जाए बच्चा उसके बाद 1-2 महीने बाद 3 महीने बाद उसका इको कराना अपना, अगर है तो उसको बंद कर देंगे, अगर नहीं है तो मेलन को। अब वो डिपेंड करता है यार ऑपरेटर पर ना, कि भाई माँ के अंदर बच्चा है, बच्चे के अंदर उसका दिल है, उसको जो इवेल्युएट कर रहा है, उसको जो डायग्नोज कर रहा है, उसकी कैलिबर कितना है, बहुत सी बार जो है ना उस पर डिपेंड करती है चीजें। तो मुझे नहीं लगता कि वरी होना चाहिए। और इनमें से जो एएसडी है, जो इंटरएट्रियल सेप्टम डिफेक्ट जो होता है, और पीडीए है, पल्मोनरी आर्टरी डिफेक्ट जो होता है, तो ये जनरली 24 से 48 घंटे के अंदर अगर होते भी हैं तो बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जो एएसडी है ना, एएसडी वाला पार्ट वो हर बच्चे के अंदर होता है, जब माँ के पेट में होता है तो एक्चुअली वही चीज मैं बता रहा हूँ कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है ना, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन तो चल नहीं रहा, लंग्स तो उसके बंद पड़े हुए है ना, तो एएसडी सबके अंदर होता है, एवरीबॉडी, एवरी चाइल्ड, एवरी फीटस हैविंग एएसडी, एट्रियल सेप्टम, तो वही ब्लड तो सर्कुलेट करना है तो इसके थ्रू सर्कुलेट कर, लेकिन जब जैसे ही बच्चा पैदा होगा, जैसे ही लंग्स उसके एक्सपेंड करना शुरू होंगे, तो 24 से 48 घंटे में वो छेद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। वो बंद, जिसका बंद नहीं होता उससे फिर हम डिजीज बोलते हैं, क्योंकि इसका एएसडी रह गया, इसका बंद नहीं हुआ। बट 99.999% जो है वो बंद हो जाते हैं। मतलब अगर हम लिटरेचर की बात करें तो कितने 5 लाख में से एक बच्चा कोई ऐसा रह जाता है जिसका बंद नहीं होता। नॉर्मल लाइफ कुछ नहीं, नहीं, दे आर लिविंग एब्सोल्युटली नॉर्मल,
maybe एक है at the time of my pregnancy, but after some weeks जैसे ना 7 months में हमारा एक कराया था, then वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ वो एक्चुअली वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना बॉडी का। हाँ, small का बताया कि I'm able to see that wall with वो एक्चुअली क्या है ना, कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है बॉडी का, और वो 9 महीने में आपको कितनी बीमारियां रही हैं, कितने आप स्ट्रेस में रहे, सब कुछ बच्चे के डेवलपमेंट पे, उसकी बॉडी के डेवलपमेंट पे अफेक्ट करता है। तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है वो चीजें। बाकी एएचडी तो सबको होता है, ये बंद हो जाता है, वो पीडीए भी बंद हो जाता है जनरली 48 आवर्स में, नहीं बंद होता। तो आजकल तो इतनी बहुत कॉमन और बहुत नॉर्मल सी सर्जरी हो गई है, कोई ऐसा नहीं है, कोई घबराने डरने वाला जैसा कुछ नहीं है। पहली बात तो बंद हो ही जाएगा, अगर हो सकता है उसने क्या इंटरप्रेट किया क्या नहीं किया ये भी नहीं ना, ऑपरेटर कितना स्किल है उसके पास कितनी नहीं है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको परेशान होनी चाहिए उसके लिए। एकदम से सांस भी करके रखते हैं घबराहट होने लगती है, उसका नहीं चाहिए तो पानी अब नमकीन की मतलब ये चाहे रात में तो कहीं से भी मिल जाए, ऐसा क्यों होगा? हमेशा नहीं होगा। अभी तो हम बैठे हुए नॉर्मल बैठे हैं तो सांस तो रात से कुछ हार्मोनल डिस्टरबेंस होंगे बेसिकली ना, कि जो, हाँ वही बता रहा हूँ कि वो जो आयन एक्सचेंज का सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। तो हार्मोनल प्रोफाइल एक बार देखो आप, कोई सर एक ही चीज को हम काम करते वो सोडियम की कमी आ रही है ना, वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होती है वो चीजें ना। हाँ, वो सोडियम तो भैया हमारा जो हार्मोन्स है उनका काम ही यही है, आयन एक्सचेंज करना सारा, कि भाई जब जहाँ पे जिस सेल को सोडियम ज्यादा चाहिए, पोटेशियम कम चाहिए, तो वो एक्सचेंज करते रहना, सारा काम ही यही है। हाँ, सर उनको एक्सपेरिमेंट लगा हुआ है इस पैसे उनको जब योगा क्लास कराया जाएगा उसके बाद में ख्याल रखना है ये नहीं करा आगे वाला नहीं सारे करो बट ओवर एग्जर्ट नहीं करना है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि अपनी बियॉन्ड द लिमिट नहीं जाना, कंफर्टेबल जोन में जितना कर सकते हो करो, कोई इशू, और इट्स बेटर फॉर हिम। अब वो जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे इट्स बेटर फॉर, बट हाँ ये जरूर कि बियॉन्ड द लिमिट नहीं होना है, क्योंकि बियॉन्ड द लिमिट जाएंगे, ओवर एग्जर्ट करेंगे तो वो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नॉर्मली सर बोल देते भैया दौड़ो, अपना भागो दौड़ो, पेस मेकर लगा के बोल देते अपने रूटीन लाइफ जियो, जो बस यही है कि अपना लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट एंड मेडिकेशन, इन 3 चीजों पे कहीं वो रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए है ना, इन 3 चीजों के लिए, बाकी कोई मना नहीं होती, डू एवरीथिंग। तो मैंने जो एक लाइफ में हमारा खाना है सबसे बड़ा रोल ये भी बहुत प्ले करता है। मेरे मामा जी हैं, उनका लाइफस्टाइल आप मानोगे बिल्कुल जंक से भरे, योगा और वॉक करने में सबसे ज्यादा हो कि बाहर का तो खाने को ये टाइम खाना बस उनकी एक हैबिट थी वो हल्की मलाई या घी। दिस इज द रीजन ही गॉट अ हार्ट अटैक ये एक तो वो आप बता ही रहे हो, दूसरा जेनेटिक थोड़ी कहीं ना कहीं उनकी काम कर रही हो, जेनेटिक कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप बता रहे हो कि रेगुलर एक्सरसाइज और फूड हैबिट्स भी बड़ी कंट्रोल में, तो एक जेनेटिक और दूसरा आप ये बता ही रहे हो कि मलाई जा रही है, आज की एक ब्यूटीफुल साइकिल बेस्ट, सबसे बेस्ट। हरियाणा में रहते हैं तो वहाँ के लोगों में ये चीज वापस रहने में तो वैसे ही होती है कि हम लोग खुद वो चीजों से हैरान होते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद कैसे उनकी ये चीज वो फिर इन सब चीजों के बाद एक तो वो आएगी हमारे पास कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना था उनका, एलडीएल, तो एलडीएल इज द मेन प्रिकर्सर ना, वो ये इसीलिए मैं बोलता हूँ सबको कि भाई आप साल में एक बार इन्वेस्टिगेट करो, भाई आपका एलडीएल बढ़ गया, आप अपने आप को कंट्रोल तो कर लो, तो एलडी साल में एक बार जरूर अपना, इनको कोई नॉन वेज नहीं खाना, वेजिटेरियन डाइट, तो वेजिटेरियन तो सीधी सादी लाइफ है। स्ट्रेस होगा एक तो कुछ ना कुछ
सबकी लाइफ में है। हाँ, वो फिर आप बता ही रहे हो मलाई घी तो वो खा ही रहे हैं ना बराबर। हाँ, तो वो एलडीएल बहुत ज्यादा हाई हो गया होगा उनका, और कुछ ना कहीं वो धीरे धीरे, एक्चुअली इट्स नॉट ए डे वन प्रोसेस ना, सालों लगते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज आने के लिए, और वो धीरे धीरे करके इकट्ठा होता रहेगा, और फिर एक दिन जाके वो 100% होगा तब अटैक। और मेरी मदर-इन-लॉ 75 इयर्स की है, वो ऑयल नहीं खाती, उनका कब बड़ा होगा, वही मैंने बनाया ना, जो जेनेटिकल फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोमिया बोलते हैं ऐसे, तो वो फैमिलियल जेनेटिकल होगा। जैसे मेरा, मैं बताया ना, मेरा ट्राइग्लिसराइड हमेशा बड़ा आता है, चाहे मैं कितना भी कंट्रोल पे रखूं, कितना भी कुछ कर लूं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है, पर आपका जो खाना है वो भी है, वो तो है ही रीजन, वो तो है। एक ही तरह के क्या पदार्थ खाते हैं हम, जैसे कि गेहूं खा रहे तो गेहूं खाएं, इसीलिए आजकल हमारे मोदी जी भी मोटा अनाज पे फोकस कर रहे हैं ना, सबको समझाने के लिए। इट्स ए बेटर चॉइस, कि भाई आप मल्टीग्रेन करो उसको। मल्टीग्रेन से कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा रहता है, मतलब बिल्कुल, रागी और ये जौ और बाजरा, रागी अपने आप में बहुत अच्छी चीज है इस चीज की। चेंज करने के लिए जैसे इस टाइम में ये खाया, इस टाइम में खाना चेंज कर दिया, तो सारे को फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कोई भी काम में बेसिकली क्या है कि वो चीजें फिक्स होंगी, सही बात है। और बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि भाई जब हम कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, इवन हम बात कर रहे हैं, इवन हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल बोलते हैं वो डेवलप होते ही होते हैं। उनको खत्म करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। अब एंटीऑक्सीडेंट के लिए क्या चाहिए आपका? हेल्दी फूड, सलाड्स, है ना। दूसरा आपकी एक्सरसाइज को, जो फ्री रेडिकल है उनको रिड्यूस करें, तो उसके लिए आप यही कर सकते हो, कुछ ना क्वालिटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ फूड आपकी होनी चाहिए। रेगुलर रागी आटा खाना चाहिए, रेगुलर रागी आटा खाना चाहिए। हाँ, सिर्फ रागी नहीं जाएगा ना, अकेला रागी नहीं जाएगा ना, इसमें जौ भी होना चाहिए, गेहूं भी होना चाहिए, उसमें मिक्स होना चाहिए ना, गेहूं भी होना चाहिए, जौ भी होना चाहिए, रागी भी हो, सोयाबीन भी हो, बाजरा भी हो, सबका मिक्स होगा, चना भी हो आपका। तो मैं जब घर पे मंगाता हूँ, ये 6-7 मिलके आते हैं मेरे से, आधा किलो करके, ऐसे 5 किलो बनता है। सबसे पहले चीज, डू द ईसीजी नियरेस्ट, जहाँ भी आसपास जो भी है ईसीजी करो, और कोई भी अपने एक्सपर्ट, कोई भी अपने आसपास। वो डिपेंड करता है ना कि कौन सा हार्ट अटैक कर। बेस्ट तो यही है कि भाई आप अटेंशन, जो मेडिकल एडवाइस के लिए आप अर्लीस्ट पहुंचो। घर पे आप ये कर सकते हो, तो अगर इकोस्पिन वगैरह घर पे है, अब उसमें वही है ना, इकोस्पिन, क्रोपिलेट और एटोरवायरस में जो है वो घर में होनी चाहिए भाई, वो दे दो अपना, वो दे दो। और कुछ नहीं है तो इकोस्पिन जनरली सबके पास वो डिस्पेन होती है, घर में जनरली मिल जाती है डिस्पेन घोल के पिला दो, पानी में डालो पिला दो। कुछ भी नहीं है, अदरक को कूटो और उसका जूस डाल दो नाक में, मुंह में थोड़ा सा वो डाल दो, कहीं ना कहीं वो फायदा करेगा, एटलीस्ट हॉस्पिटल पहुंच जाएगा आराम से। कुछ भी नहीं है, अदरक बहुत बढ़िया अपना जो एंटीप्लेटलेट का काम करता है, तो बहुत बढ़िया चीज है। अदरक अपना उसका रस निकाल के वो डाल दो मुंह में, नाक में डाल दो, नाक में तो एकदम जल जाएगा, मुंह में डाल दो, सबसे बढ़िया। हाँ, अदरक तो बहुत बढ़िया चीज है, अदरक तो और आप भी बोल रहे हैं एक बात की जेनेटिक चीजें हैं वो ठीक नहीं जा सकती है, वो इसी तरीके करें ना जैसे मैं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा वर्कआउट, कंट्रोल ऑफ द हैबिट्स, है ना। कि मैं अब घर में पिज्जा आता है, बच्चे आए गई है, नहीं खाता हूँ। सर आप हेल्दी लाइफ
तो वो आप हाँ तो वो अब पीक नहीं जा रहा ना, 600 नहीं जा रहा ना, वो 250-300 पे रुका हुआ है ना। मतलब कुछ विदाउट मेडिकेशन मैं उसे बढ़ने नहीं देता। कंट्रोल नहीं कर सकता है तो ठीक है। हाँ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक तो नहीं कर सकते, डेफिनेटली कंट्रोल। कैसे किया जाता है? किस चीज को? मतलब जो जेनेटिक्स प्रोसेस या कोई भी डिजीज है, मान लो मेरे पास मतलब एक मेरे कंप्लीट हो गया है, उनके जो 3 जनरेशन मतलब उनको हार्ट अटैक करके क्यों आ रहा है और उनकी डेथ का मतलब यही कारण है कि हार्ट अटैक ही होता है। तो वो भी लोगों को फॉलो कर रहे हैं, हेल्थ लाइफस्टाइल तो उनको भी लग रहा है कि मुझे ये हेल्दी लाइफस्टाइल ही एक चीज है जो हम कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। भी जो जीन्स में आ रहा है वो तो जैसे ही बच्चा का इंसेप्शन हुआ बम के अंदर, उसी दिन से वो जीन्स आ गए उसके अंदर, तो वो तो उस तरीके से अपना जो है जेनेटिक्स बॉडी की बनाएंगे ही बनाएंगे। ब्रेक करने को वो कुछ भी अभी कुछ भी नहीं है उसके लिए, अभी कुछ भी नहीं है उसके लिए। यही है कि आप अपने डे 1 से मतलब यंगस्टर एज से ही अपने आप को एकदम हेल्दी लाइफ स्टाइल में रखो। आप सब चीज खाओ ऐसे मना नहीं है, बट उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज भी करते रहो साथ में, तो नहीं होंगी चीज। अब मैं उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई ये हेल्दी लाइफ स्टाइल का ही मैटर। मेरी सिस्टर है बड़ी, उनको 32 साल 32 एज हुआ होगा, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, थायराइड सब कुछ हो गया। बिकॉज मेरी फैमिली में भी ये सब डायबिटीज सारी चल रही है कंटिन्यू, बट टचवुड में अभी तक 50 होने जा रही है मेरी, और मैं अभी तक टचवुड का कोई किसी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि जीन्स तो हमारे सब के एक ही है। उनको 30-32 साल की एज में ही सब कुछ हो गया, ओबेसिटी इतनी हो गई है ना, तो उनको समझा वो नहीं मानती, नहीं सुनती। आंधे वाला फंडा है उनका अपना। तो अभी जबकि अब तो खैर वो 52-53 हो रही है, 4-5 साल बड़ी है, 6 साल मेरे से 54 हो रही है वो। तो लेकिन इतना ज्यादा उनका है कि सब अभी से 10 गोलियां सुबह, 10 गोलियां शाम की, अभी से नहीं पिछले 15 साल से चल रही है। और मैं अपने आप को मेंटेन कर रहा हूँ कि भाई कभी खाना छोड़ दिया, कभी बाहर का नहीं खाया, कभी गए तो खा भी लिया थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खा रहा, बट न्यूट्रलाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो 50 की रेंज में पहुंच रहे हैं और अभी तक कोई इश्यू नहीं है। तो वो आप मेंटेन कर सकते हो, वो जेनेटिकल थ्योरी को आप चेंज नहीं कर सकते। वो तो इंसेप्शन जिस दिन हो गया उसी दिन लिख गया सारा कुछ। और ये स्टार्ट कैसे होते हैं? मान लो अगर कोई एज है, आज मुझे हाइट होता है और ये मतलब मेरी तो आने वाली जनरेशन है उसमें भी होता है, तो क्या ये ऐसी प्रोसेस स्टार्ट होता है और नहीं, एक तो ये जेनेटिकल है और बाकी फैक्टर्स हैं उसको प्रोवोक करने के लिए। जो आपका एटमॉस्फेयर है, आपकी फूडिंग हैबिट्स है, आपकी लाइफ स्टाइल है, वो उस पर डिपेंड करेंगी सारी कि भाई वो कब प्रोवोक होगा। जेनेटिक जो प्रॉब्लम है ये स्टार्ट कैसे होती है? स्टार्ट कैसे होती है? ये तो इंसेप्शन से होगी ना, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रही है चीजें, वो पहले के लोगों को पता नहीं चलती थी, होती तो पहले भी थी। वो होता था ना कि रात को सोए सुबह उठे ही नहीं, क्योंकि उस समय इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं थे, इतनी जानकारी नहीं थी, तो वो पता ही नहीं लगती थी। उसके लिए एक चीज है, हाँ उसके लिए एक सबसे बड़ी चीज है जो मैं बताता हूँ लोगों को, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट है, नहीं मेंटेन कर पाते लोग। सिंस द इंसेप्शन टिल द डिलीवरी, ये आपके 9 महीने जितने अच्छी क्वालिटी के निकलेंगे, उतनी अच्छी लाइफ स्टाइल बच्चे की हो, उतनी अच्छी जिंदगी उस बच्चे की निकलेगी। ये 9 महीने जो है, इन 9 महीने में आपको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जो कि आज के टाइम पे इम्पॉसिबल है। आज की जो लाइफ स्टाइल है लोगों की, अब जो मेडिसिन जाएंगी तो वो अल्ट्रेशन करेंगी ना डीएनए में, डीएनए की जो सीक्वेंसिंग है
उसमें अल्ट्रेशन करेंगे करेंगे कि जी बीमार हो गई, बुखार हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, ये हो गया, दुनिया भर की दवाइयां आप देखते हो कि भाई सिंस इंसेप्शन टिल द मोमेंट ऑफ डिलीवरी दवाइयां खा रही होती हैं, सारी लेडीज खा रही होती हैं, सारी लड़कियां वो। अब वो जब जाएंगी मेडिसिन, वो भी तो केमिकल है ना, मेडिसिन तो इट्स केमिकल, तो वो बच्चे के जो फॉर्मेशन है, डीएनए की सीक्वेंसिंग है, उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट पैदा कर रही है। और जब सीक्वेंसिंग में डिफेक्ट पैदा होगी तो डिजीज क्रिएट होंगे। लाइक अब हम ये रेस की बात करते हैं कि ये जितनी भी कंजेनिटल डिफेक्ट वाले केसेस हैं, अगर आप रेस पे बात करते हो तो मुस्लिम रेस में आपको 1000 में 2 बच्चे मिल जाएंगे, और क्रिश्चियन रेस में या हिंदू रेस में वो 1 लाख में आपको 2 बच्चे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां सीक्वेंसिंग जो है डीएनए की डिस्टर्ब हो रही है, बिकॉज ऑफ उन लोगों में शादी अपनी फैमिली में ही हो जाती है ना। दैट इज द मेन कल्प्रिट मैटर। कि अगर आप देखोगे कहीं भी देखो, मेरे पास भी आनंदपुर में आते हैं बच्चे, तो अगर मैंने पूरे महीने में जो कंजेनिटल डिफेक्ट के, एएसडी के, बीएसडी के, सपोज मैंने 50 बच्चे किए हैं पूरे महीने में, है ना, 1 आ गया, 2 आ गया, एक दो रोज के ही आते ही आता है। उन 50 में से तो दिस इज बिकॉज ऑफ द डीएनए सीक्वेंसिंग डिफेक्ट। तो ये फर्क है। और वो अल्ट्रेशन करेगी, 15 साल का होगा। अब कितने बच्चों में बचपन में डायबिटीज आ जाती है? कितने बच्चे हैं मेरी नोन में, जानने वालों में, 8 साल का, 10 साल का, डायबिटीज की मेडिसिन शुरू हो गई उसकी। तो दिस इज ऑल अल्ट्रेशन इन द डीएनए सीक्वेंस। तो मेन यही है कि उस पीरियड में, हाँ, अब ऐसे ही जो इसका क्वेश्चन था ना, वो यही चीज है, ये आगे ना अभी तो पूरी फैमिली में नहीं है ना, लेकिन मैं जब सपोज कि मेरी फैमिली में बिल्कुल कुछ नहीं है, किसी तरह की कोई डिजीज नहीं है। अब मैं जब था माँ के पेट में, उस समय माँ के साथ कोई XYZ कोई भी इश्यू हुआ, है ना, उसको दवाइयां लेनी पड़ी, उसने डीएनए सीक्वेंसिंग मेरी चेंज हो गई, वो सीक्वेंसिंग में चेंज हुआ, अब मुझे आके हार्ट डिजीज हो गई या डायबिटीज हो गई, यानी कोई भी डिजीज हो गई, अब वो मेरी तो सीक्वेंसिंग बन गई ना, अब वो मेरे बच्चों में जाएगी। ऐसे वो अल्ट्रेशन आगे प्रोसीडिंग हो जाती है चीजों की। अब तक नहीं थी फैमिली में, लेकिन अब आगे की जनरेशन में शुरू होगी, क्योंकि वो मेरा अल्ट्रेशन हुआ ड्यूरिंग द बॉर्न, है ना। तो ये मैटर जो है करती है, चीजें बहुत ज्यादा करती है। ये एक हमारा जो 4 फैक्टर है ना, इन फैक्टर्स के हिसाब से जो स्टॉक वॉल्यूम है, जब पंप किया हार्ट ने, दैट इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो पीक हो गया अपना, और जब हार्ट ने रिलैक्स किया एट द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, जब आपका स्टॉक वॉल्यूम उस समय 0 हुआ, तो वो दैट इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और एक ये हमारी बॉडी की सीक्वेंसिंग या कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये हाइपोथेसिस बनाई गई है कि 120/80 इज ए आइडियल ब्लड प्रेशर, कि सिस्टोलिक प्रेशर इज 120। हमारे बॉडी में से जो ब्लड हार्ट पे है और जो हार्ट से निकल रहा है, इन्हीं का कौन सा है? हाँ, जो यस, आने अगर हमारी बॉडी से तो हार्ट में आ रहा है, वो हमारा 80 80 होगा। हार्ट से जो निकल रहा है वो 120 होना चाहिए स्टॉक वॉल्यूम जो। हाँ, जो हमारे आ रहा है वो एक तरीके से हमारे ब्लड प्रेशर का डायस्टोलिक प्रेशर है, यू कैन ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो हमारा डायस्टोल से यही समझिए, डायस्टोल मीन रिलैक्सेशन, सिस्टोल इज ए कॉन्ट्रैक्शन। ऊपर वाला डायस्टोल प्रेशर 40-50 तक आ रहा है,
तो कुछ ना कुछ वही हार्मोनल वाला उनका इश्यू देखना पड़ेगा मेरे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई हार्मोनल सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम है कि ये पल्स प्रेशर अगर बढ़ के आ रहा है, ये पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, तो हमारा पल्स प्रेशर आइडियली 40 होता है, और कोई भी अगर पल्स प्रेशर हमारा बढ़ रहा है दैट मीन कहीं ना कहीं सेकेंडरी कोई डिजीज है हमें जो हमारी डायग्नोस नहीं है। सेकेंडरी मीन आउट ऑफ द हार्ट कुछ ना कुछ है जो पल्स प्रेशर को बढ़ा रहा है, और अगर पल्स प्रेशर कम आ रहा है तो दिस इज द हार्ट डिजीज टिपिकली, कि पल्स प्रेशर किसी में मिलता है ना, कई बार सुनते हैं कि भाई ऊपर का तो 120 है, नीचे का 100 ही है, नीचे का 100 है, ऊपर का 120, तो 20 ही रह गया उसका, तो कहीं ना कहीं उसके हार्ट में कोई इश्यू क्रिएट हो रहा है डायस्टोलिक लेवल पे, जो हार्ट मसल्स है दे आर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट इन दैट मैनर विच इज रिक्वायर्ड, उनमें स्टिफनेस आ रही है या सेल लेवल पे कोई डिस्फंक्शन क्रिएट हो रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन की चीज है। बच्चों की हार्ट बीट और नॉर्मल एक बच्चे की हार्ट बीट 20 हार्ट बीट में फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंस, वो सरफेस एरिया का हो गया ना, बच्चों की हार्ट बीट फास्ट होती है, सरफेस एरिया का हो गया ना, 80 सेंच तक की होता है। जनरली 10-12 तक अपना आप लेके चलते हो कि 100-110 तक ओके, 10-12 तक, उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसे ही वो प्यूबर्टी वाला फेज शुरू होता है ना, बॉडी अपने आप उससे एक्चुअली सारा फैक्टर करता है सरफेस एरिया, वो जो बॉडी का हमारा सरफेस एरिया है वो कितना, बच्चे का कम होता है सरफेस एरिया, तो उसे उसको मेंटेन करने के लिए आपको हार्ट रेट ज्यादा देनी पड़ेगी हार्ट, एंड हमारा सरफेस एरिया बढ़ गया क्योंकि वो प्रोपोर्शनल होती हैं चीजें, तो उस वजह से वो डिफरेंस आते हैं, क्योंकि एडल्ट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा और बच्चे का सरफेस एरिया कम, इसलिए बच्चे रिएक्ट भी बड़ी जल्दी करते हैं, किसी भी बीमारी में बच्चे बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं, एकदम से डिहाइड्रेट हो जाएंगे, एकदम से फीवर भी जाएगा तो पीक जाएगा, लूज मोशन हो गए तो एकदम से लेथार्जिक हो जाएगा, तो वो सरफेस एरिया का मैटर करता है बेसिकली। टेम्परेचर मतलब अगर हमारा नीचे का 50 आ रहा है, अगर नीचे का 50 आ रहा है, और अगर ऐसे चांसेस होते हैं कि नीचे का 50 और ऊपर का 160 आ रहा है, हो सकते हैं, तो ये वाइड पल्स प्रेशर हो गया ना, तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी डिजीज है हमारे पास आउट ऑफ द हार्ट, तो ब्लड का वॉल्यूम हमारे अंदर नहीं जा रहा है, ज्यादा तो हो रहा है। लेकिन वो एक्चुअली वो उसे कांटेक्ट करके फास्ट करने की कोशिश कर, एक्स्ट्रा ओवर कांटेक्ट कर रहा है हार्ट, ज्यादा स्पीड से कर रहा है, ज्यादा पावर से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी डिजीज है जिसे हमें यूटिलाइज करना चाहिए। तो ये मैंने तो जैसे देखा है ऊपर का 140 है वो नॉर्मल है, 140 तक हम नॉर्मल लेके चलते हैं, 140 के ऊपर हाँ मतलब नीचे का बोलते हैं कि 80 से 100 तक आएगा तो 160 स्टार्ट हो गया कि भाई कहीं ना कहीं आपकी वेसल्स में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको कोई सेकेंडरी डिजीज है, कुछ ना कुछ वहाँ स्टार्टिंग हो गई, उसमें स्ट्रोक आने भी ना हो, बिल्कुल हो सकता, क्योंकि ये होता है कि स्ट्रोक बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल हो सकता। अगर डायस्टोलिक प्रेशर हाई आ रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी जो ब्रेन की वेसल्स है ना उनको नैरो करने की कोशिश करेगा, और नैरो करेगा तो स्ट्रोक आएगा, उनको जब नैरो होंगे वो फटने के चांसेस होंगे। किडनी पे भी करता है। वो तो सारी ऑर्गन मेन टारगेट ऑर्गन तो यही है ना, चार हमारे पास, लिवर, किडनी, लंग्स और ब्रेन, तो ये सबसे पहले तो टारगेट ऑर्गन ही डिस्टर्ब होंगे ना अपना। अगर हमारी कोई नहीं करे तो हमारे हार्ट पे डेफिनेटली है कि वो तो साथ में जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि हमारा जो किडनी से ना एक एंजाइम निकलता है, एंजियोटेंसिन रेनिन एंजाइम, वो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करता है, किडनी नहीं है प्रॉपर फंक्शनिंग में तो बीपी राइज करेगा पेशेंट। जितने भी सीकेडी पेशेंट होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज, उनको सबका हाई बीपी होता है इसीलिए से, क्योंकि रास सिस्टम, उनका जो रास सिस्टम बोलते हैं वो पूरा बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो चुका होता है। बॉडी में से प्रोटीन निकल रहा है, वो उसमें हार्ट का क्या हो सकता है? वही आ गई ना, तो भाई वो रिजर्व में जा रहा है सिस्टम, तो जो न्यूट्रिशन जा रहा है हार्ट को वो भी तो ब्लड के थ्रू ही जा रहा है ना, और उसमें प्रोटीन आपके सब किडनी फिल्टर आपका जो है वो खराब है, वो सारा वहां निकल जा रहा है प्रोटीन, तो वापस जो रिटर्न पहुंचा वहां पे उसके बाद पहुंच ही नहीं रही प्रोटीन जितनी रिक्वायर्ड है, तो सफर तो करेगी।
और वो सफर क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो मिसमैच होगा तो लंग्स में, बॉडी में फ्लूइड कलेक्ट करना शुरू कर देगा, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी बॉडी में। अक्सर जैसे एक मैंने आपसे डिस्कस किया था लंग्स और हार्ट प्रॉब्लम तो किडनी की भी सेम प्रॉब्लम मतलब अभी एकदम से ना किडनी इशू स्टार्ट हुआ, हीमोग्लोबिन चेक कराया, हीमोग्लोबिन फिर वो पेट फूल रहा था, वो चेक कराया पानी भरा हुआ है पानी भरा हुआ है, दूसरा किडनी किडनी में स्टोन है तो उसका किडनी को ब्लॉक कर दिया, खराब कर दिया। और वो वर्क ही नहीं ऑलमोस्ट करती है, वो सारा एकदम लिंक जब किडनी वाले डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए रेडी हो रहे हैं हार्ट के पेशेंट है तो उनको हार्ट प्रॉब्लम ऑपरेशन रोक लिया। अब उनका हार्ट एंड सारा डायग्नोज हुआ है कि लंग्स में कैंसर है, तो मल्टी ऑर्गन इश्यू होगा ना, तो मल्टी ऑर्गन से रिकवरी कम ही हो पाती है जो मल्टी ऑर्गन की। नॉट एबल टू डू, वो लिमिट पार हो गई वहां पर ना, लिमिट पार हो गई है, तो हो सकता है कि प्राणायाम से उनको और नुकसान हो जाए बजाय फायदा होने, क्योंकि थोड़ा सा भी वो कुछ करेंगे ना सीधा हार्ट पर लोड पड़ेगा, हार्ट पर लोड पड़ेगा, वो वापस फेलियर में जाएंगे। हाँ, वो साइलेंट अटैक वही ना कि भाई रात को सोए सुबह उठे ही नहीं। और कई बार क्या होता है ना, जो हमारी ये आर्टरी है पीछे वाली जो आरसीए बोलते हैं, राइट कॉर्नरी आर्टरी, वो 30-40% हार्ट को सप्लाई देती है ना, और जो मिडिल वाली आर्टरी है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। अब सपोज कि मेरा लेफ्ट सिस्टम बहुत डोमिनेट है, लेफ्ट एंटीरियर आर्टरी हमारी जो है एलएडी जैसे बोलते हैं, वो हमारा बहुत डेवलप्ड है, और पीछे वाली आर्टरी हमारी बहुत अच्छी डेवलप्ड है, आरसीए जो है। तो सर्कमफ्लेक्स में सपोज कोई क्लॉट आया, वो अपना जेल गया, पता ही नहीं लगा मुझे, तो भी उसमें क्लॉट आया, वहां पे हार्ट अटैक हुआ, छोटे सा एरिया उसने पैच किया अपना, जब कभी डायग्नोस कराने गए, जब इन्वेस्टिगेट किया तब पता लगा कि भाई ये एरिया तो काम ही नहीं कर रहा। ये भी होता है, वो डिपेंड करता है सारी कंडीशन वाली चीज है कि भाई ये अब मैंने झेल लिया, कुछ हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट आया मुझे और मैंने अपना पेंटोसिड खा के मैं जेल गया, कर लिया। कभी मैंने इन फ्यूचर इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि भाई ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी तो मेरी बंद पड़ी हुई है, कभी पहले की बंद पड़ी है। तो वो डिपेंड करता है, इन्हीं को हम साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। रीजन तो भाई है एक ही कि भाई एथेरोस्क्लेरोसिस हुई, क्लॉट बने, क्लॉट ने आर्टरी ब्लॉक की, रीजन तो एक ही। बट मैं उसे झेल गया तो मैं उसे इंटरप्रेट नहीं कर पाया, मैंने उसे बर्दाश्त कर लिया बिकॉज ऑफ मेरा लेफ्ट वाला और राइट वाला सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है, तो मिडिल वाली आर्टरी जो है उसमें आया ब्लॉकेज, दोनों ने उसको कवर कर लिया, तो लेफ्ट वाले राइट वाले ने उसे गिरने से बचा लिया, सिंपल सा। तो वो पता नहीं लगा, बाद में जाके जो कभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है तब पता लग रहा है कि जी ये एक अटैक तो पुराना ही पड़ा हुआ है। ये एक उसमें दो कंडीशन होगी, एक तो कि भाई रात को सोए सुबह उठे ही नहीं, तो रात को उसे डिस्कम्फर्ट हुआ, उसने ध्यान नहीं दिया यार सुबह देखूंगा क्या है क्या नहीं, थोड़ा बहुत लग रहा है, वो ऐसी करवटें बदलता रहा और अपना, लेकिन और नहीं था कोई उसके पास, तो सुबह उठाने गया तो पता लगा। वो एक तो वो चीज होगी कि जो उसे पता लगती है, एक दूसरा ये वाला जो मैंने बताया कि वो मिडिल आर्टरी है वो बंद हुई, मुझे डिस्कम्फर्ट तो उसमें भी होगा, बट मैंने उसे गैस वगैरह मान के इग्नोर कर दिया, और वो इग्नोर हो गया बिकॉज ऑफ कि लेफ्ट और राइट दोनों उसके सपोर्ट में खड़े हुए। तो एक ये दोनों चीजें होती है, इस तरीके पता तो लगता है, ऐसा नहीं है, वो हम इग्नोर कर देते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं, वो इंसेप्शन तो बहुत समय से चल रहा होता है, धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है, और वो एक इग्नोर कर रहे होते हैं, और वो तो लास्ट डे होता है कि भाई आज तो वो बम फट गया, वो इकट्ठा तो हो रहा है, धीरे धीरे कलेक्शन हो रहा है। तो उस कलेक्शन को रोकने के लिए ये योगा प्राणायाम है, तो वो कलेक्शन ना हो या मिनिमाइज हो।
एंजाइटी के अगर वो सारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सिस्टम, एंजाइटी अटैक, न्यूरो ट्रांसमीटर जो है ना वो अपने बिकॉज ऑफ एनी थॉट वो हम उसे एक दिन प्रोवोक करते हैं, वो बहुत स्पीड में न्यूरो ट्रांसमीटर जो एसिटिल कोलिन वगैरह होता है वो बहुत ज्यादा आने लगते हैं ब्लड में, तो हमारी वो एंजाइटी पीक करती चली जाती है बजाय खत्म होने की। वो टोटल नर्वस सिस्टम का। चलो हो गया, निकलते। कोई क्वेश्चन कुछ, क्योंकि ना मुझे कैलाश पहुंचना है 2:30 बजे। आई होप सबकी Nice, हुई हो। काफी कुछ सेटिस्फैक्टरी लगा होगा। क्वेश्चन है कभी भी अगर किसी लगेगी सर को फिर, क्योंकि सर हमारे एक तरीके से फैमिली डॉक्टर को मेरे ब्रदर हैं। सर ने जैसे कहा ना कि जेनेटिक है, ये बिल्कुल फैक्ट है, हमारे जेनेटिक है ये चीज़ है। शुगर तो डायबिटीज़ तो हमारे घर की जेनेटिक है, लेकिन बस गॉड ब्लेस हम अपनी ये चीज़ें नहीं करते हैं, ना उनको है न मेरी फैमिली में सबको है, मेरे भाइयों को, मेरे मम्मी को, सबके, लेकिन सिर्फ बचे हुए हैं। तो ये यही चीज़ जो बताया ना, लाइफ स्टाइल यही है कि हमें पता है फैमिली में है, लेकिन हमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। बच्चे को तो अभी बॉर्डर लाइन पर भी नहीं है, जबकि मेरे छोटे भाई को भी है, मतलब मेरे से छोटा भाई उसे डायबिटीज है, लेकिन अपने हम हेल्थ से जुड़े हुए हैं, इसीलिए अपने आप को पता है, अलर्ट है और पता